अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 161 से संबंधित है। अनुच्छेद 161 देखो, ये क्षमा करने की जो शक्ति है, क्षमा आदि, और ये कुछ मामलों में जो दंडादेश होता है उसमें दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति पढ़ेंगे। पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेज इन सर्टेन केसेज। देखो, अनुच्छेद 161 इस बारे में राज्यपाल को क्षमा दान करने का अधिकार देता है। ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति में पढ़ा था लगभग वही है, बस एक क्षमा वाले में अंतर है। बाकी सारी की सारी, हालांकि और भी कई मामलों में, जैसे कि राष्ट्रपति आगे बताएंगे अभी, भाई कोर्ट मार्शल वगैरह का जो भी होता था वो केवल राष्ट्रपति उनको भी कर सकता था, यहाँ राज्यपाल को उनको नहीं है, तो वो भी देख लेंगे। थोड़ी सी एक बार तुलना कर लेंगे, पहले भी कर ली थी, दोबारा भी कर लेंगे। राष्ट्रपति पढ़ा था जब हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी। देखो, अनुच्छेद 161 में साफ लिखा है कि किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित विषयों पर, भाई राज्य की कार्यपालिका शक्ति कौन सी है, कौन से विषय हैं राज्य के अंडर आते हैं, यानी जिन विषयों पर राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है उन विषयों पर ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, तीनों को आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो। कार्यपालिका शक्ति का कहीं वर्णन नहीं कर रखा है, विधायी शक्तियों का वर्णन है, न्यायिक शक्तियों का वर्णन है। तो जो काम राज्य के न्याय और विधान से संबंधित है उनको छोड़ दिया जाए, बाकी सारे काम कार्यपालिका संबंधित कार्य हैं, सारे काम प्रशासनिक कार्य हैं। तो जो काम विधानमंडल में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है राज्य को, उन्हीं मुद्दों पर राज्य को कार्यपालिका से संबंधित शक्ति प्राप्त है। कार्यपालिका संबंधित शक्ति क्या होती है कि निर्णय लेना, या फिर विधानमंडल के अलावा जो भी बच गई सारी कार्यपालिका शक्ति है, कोई आदेश देना। मुख्य रूप से आप इसमें निर्णय लेने वाली शक्ति को समझ सकते हो, बाकी जो भी और कार्मिक होते हैं वो काम करते हैं वो सारे कार्यपालिका शक्ति के होते हैं। तो विशेषकर हम देखते हैं मंत्री परिषद जो काम करती है तो वो काम कार्यपालिका का, ये मान के चलो आप, वही काम कार्यपालिकी काम है। तो राज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित विषयों पर किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को, भाई सिद्ध दोष ठहरा दिया है उसको, उस व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार, और या फिर दंडादेश है उसका निलंबन करना, परिहार करना या लघुकरण करने की शक्ति होगी। देखो, एक तो ये बात है कि राज्यपाल को ये शक्ति क्यों दी गई है। भाई राज्यपाल की ये शक्ति इसलिए है कि न्यायपालिका से कोई भूल हो गई है तो भूल सुधार के लिए है। राज्यपाल को, राष्ट्रपति को भी इसीलिए दी गई शक्ति। अब यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है। देखो, इनको हमने अनुच्छेद 72 में विस्तार से पढ़ लिया था। जो राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति थी वो सारी परिभाषाएं, ये सारे शब्द आए, इनको मैं एक एक डिफाइन नहीं करूंगा, थोड़ा सा बता तो दूंगा लेकिन लिखवाऊंगा नहीं। वहां से वहां आपने लिख रखा है, समझाने की बात आई तो यही समझा देंगे, कोई बात नहीं है। देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। क्षमा को अच्छे से समझ लो। क्षमा का मतलब क्या होता है कि पूर्ण रूप से क्षमा कर दिया। व्यक्ति उसी स्थिति में पहुंच जाता है जब वो अपराध करने से या उस पर जो आरोप लगे उससे पहले की स्थिति में, उस पर कोई भी अयोग्यताएं काम नहीं करती, वो बिल्कुल एकदम वैसा ही हो जाता है जैसे उसने कोई अपराध किया ही नहीं, उस पर कोई केस चला ही नहीं, एकदम उस स्थिति में पहुंच जाता है। यानी मृत्यु दंड को क्षमा करना का मतलब अब उसको कोई सजा नहीं है, उस पर कोई अपराध का मुकदमा नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। अगर कोई उस मुकदमे लगने से कोई उसको उस पर अयोग्यताएं बन गई थी कि वो ये काम नहीं कर सकता, वो भी हट जाएगी सारी। यानी अब ये मत समझना कि क्षमा का मतलब ये है कि उसको मृत्यु दंड तो कैंसिल कर दिया लेकिन उम्र कैद में बदल दिया, वो क्षमा नहीं है। क्षमा का मतलब पूर्ण रूप से क्षमा करना। तो राष्ट्रपति तो ऐसा कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। तो राज्यपाल क्या कर सकता है? तो ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि राज्यपाल मृत्यु दंड से संबंधित मामले को छेड़ नहीं सकता है या उसके अधिकार से परे नहीं। मृत्यु दंड के मामले भी राज्यपाल के पास जाते हैं क्षमा के लिए या और दूसरे उसके लिए उद्देश्य के लिए। तो राज्यपाल मृत्यु दंड को निलंबित कर सकता है। भाई केवल क्षमा ही तो नहीं कर सकता, निलंबित कर सकता है, उसका स्वरूप बदल सकता है। मृत्यु दंड को करके आजीवन कारावास में कर दिया, दंड की अवधि को भी कम कर दे, आजीवन कारावास से भी कम कर दे, लेकिन क्षमा नहीं कर सकता, इतना ध्यान रखना है। यानी क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है।
और बात ये जो शब्द आई लघुकरण आया जैसे कम्यूट, तो यहां पर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, बाकी आपको वहीं से यहां पर नहीं लिखवा रहा हूं, वहां से राष्ट्रपति जो हमने पढ़ा था उस समय अनुच्छेद 72, तो वहां पर विस्तार से लिखवाया था, तो यहां पर तो चर्चा करना भी उचित नहीं करता, फिर भी मैं आप एक बार सुन लो कि लघुकरण यानी कम्यूट दंड की प्रकृति बदल देता है। लघुकरण से कई लोग ये सोचते हैं कि लघु करना मतलब छोटा करना या कम कर देना, सजा को कम कर देना, जबकि ऐसा नहीं है। ये दंड की प्रकृति को ही बदल देता है। जैसे कठोर कारावास है तो साधारण कारावास में बदल दिया भाई, जो कठोर कारावास है, एक इम्प्रिजनमेंट है कठोर, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया, और मृत्युदंड है उसको आजीवन कारावास में बदल दिया। यह है लघुकरण। एक शब्द आता है परिहार, रेमिट या रेमिशन। इसका मतलब यह होता है कि दंड के आदेश की प्रकृति को बदले बिना दंड की मात्रा कम कर देना। भाई 5 वर्ष का कठोर कारावास है तो उसको 2 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया, 3 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया, उसको सिंपल कारावास नहीं किया, है तो कठोर कारावास ही, लेकिन बस अवधि कम कर दी। एक शब्द आता है विराम, रेस्पाइट। इसका अर्थ यह है कि दंड पाए, जिसने भी व्यक्ति ने दंड मिला हुआ है उसकी कोई विशेष अवस्था है, विशेष परिस्थिति है, उसके कारण दंड की कठोरता को कम करना। ऐसा दंड की प्रकृति को बदलकर भी किया जा सकता है, दंड की मात्रा को भी कम कर देते हैं। जैसे मान लो कोई गर्भवती स्त्री है तो मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास दे देना, या बूढ़े अपराधी को कठोर कारावास की जगह साधारण कारावास देना, या कठोर कारावास की अवधि कम कर देना, प्रकृति बदले बिना भी कम कर दो। यह होता है विराम। एक है प्रविलंबन, रिप्रीव, तो इसका अर्थ है मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना, और ऐसा विशेषकर उस समय किया जाता है जब जो भी अपराधी का दोष सिद्ध हुआ है उस अपराधी ने अपनी क्षमा या लघुकरण की प्रार्थना कर रखी है, तो फिर राज्यपाल उस प्रार्थना का निर्णय लेने की प्रक्रिया में जब होता है तो भाई उस पर वो विचार कर रहा है, लेकिन वो मान लो उसके मृत्युदंड की वो आ गई, तारीख आ गई, तो वो अस्थायी तौर पर उसको निलंबित कर देगा कि इस पर हम विचार कर रहे हैं, तब तक इसको निलंबित रहने दो। तो वो होता है प्रविलंबन, रिप्रीव। एक है क्षमा, पार्डन। यह है कि अपराधी को दंड से पूरी तरह मुक्त कर देना। क्षमा कर देने पर सिर्फ दंड समाप्त नहीं होता है, बल्कि जो दोष सिद्ध अपराधी एक तरह से उसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। तो इसके तहत व्यक्ति को पूर्णतः क्षमा किया जाता है, और व्यक्ति अपराध से पहले की स्थिति में चला जाता है कि सजा के कारण जो भी अगर कोई अयोग्यताएं बन गई थी जिसके लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया था, वो भी समाप्त हो जाएगी, एलिजिबल हो जाएगा उस मामले में। तो ये तो है इनसे संबंधित। और संविधान में राष्ट्रपति राज्यपाल को क्षमा संबंधी याचिकाओं का निपटारा जब करना होता है तो उसके लिए कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं है, इस कारण से काफ़ी देर भी होती है मामलों में, क्योंकि कोई और एक मामला आया था शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का, वो भी हमने वहाँ लिखवा दिया है, फिर भी यहाँ पर इसको लिखवा देंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा था कि कार्यपालिका को इस मामले में अपना एक नियम बना लेना चाहिए कि ऐसी हर याचिका को 3 महीने में निपटा दे, क्योंकि अनावश्यक रूप से विलंब होता है और फिर हमारी न्यायिक प्रणाली पर विश्वसनीयता जो है हमारी न्यायिक प्रणाली की वो संदेह के घेरे में आ जाती है। और ऐसा ही एक मामला के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ बम्बई 1961 भी है, उसमें राज्यपाल की सख्ती ये कहा था कि उच्चतम न्यायालय के नियमों के अधीन है। यानी इसमें यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय में मान लो किसी दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील विचाराधीन है तो फिर राज्यपाल अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उच्चतम न्यायालय राज्यपाल से ऊपर है। क्योंकि एक बात है कि राज्यपाल इस शक्ति से उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को प्राथमिकता प्रदान कर रखी है। भाई उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को राज्यपाल के ऊपर माना गया है, तो इस प्राथमिकता को मानने का एक कारण भी है कि भाई उच्चतम न्यायालय ने ही मान लो अपील में दोष सिद्धि के आदेश को उलट दिया, तो हो सकता है शायद उसको राज्यपाल की जरूरत ही ना पड़े, अपील ही ना करना पड़े राज्यपाल से, इस शक्ति का प्रयोग ही ना करना पड़े राज्यपाल को, तो ये कारण है। एक मामला नारायण दत्त तिवारी का भी आया था स्टेट ऑफ पंजाब के खिलाफ, 2011 का ही मामला है। उसमें भी उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि क्षमादान की शक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, मतलब ये न्यायिक शक्ति नहीं है, केवल कार्यपालिका शक्ति है। और अपनी इस शक्ति के प्रयोग में राज्यपाल किसी अभियुक्त को भाई निर्दोष या दोषी नहीं ठहराता है, ये तो न्यायालय का काम है जो निर्दोष और दोषी करना, ये तो कार्यपालिका शक्ति है, न्यायिक शक्ति नहीं है, स्पष्ट रूप से एनडी तिवारी वाले मामले में कहा था। और एक मामला तारा सिंह बनाम डायरेक्टर 1958 का भी आया था, तो उसमें भी निर्धारित किया था कि दया याचिका को स्वीकार या अस्वीकार करने से पहले पक्षकार को सुना जाना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे कई मामले हैं। और देखो एक मुद्दा यह भी आता है कि राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्तियां हैं, क्या उनका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है? भाई न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्या, या न्यायालय की मतलब दखलंदाजी हो सकती है क्या कि राज्यपाल ने कोई फैसला सुनाया कुछ अपनी क्षमा शक्ति के तहत, तो उसको न्यायालय कह दे कि नहीं ये गलत है, उसकी समीक्षा कर ले कि ऐसा क्यों किया तुमने, गलत किया, ये ऐसा हो सकता है क्या? तो ध्यान रखना साथियों, हो सकता है, बाकी अत्यंत सीमित मामले में हो सकता है।
हो सकता है, ध्यान रखना, केवल ये पूछा जाए होता है कि नहीं होता, तो हाँ हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का। और बस क्षेत्र सीमित है, क्षेत्र ये है कि जब राज्यपाल द्वारा अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया गया, अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। राज्यपाल का जो आदेश है क्षमा वाला, उसमें दुर्भावनापूर्ण उसमें वो झलकती है, यानी एक शब्द इंग्लिश का मैलेफाइड उसका प्रयोग किया है, यानी राज्यपाल ने ऐसा दुर्भावनावश किया है, और एक ऐसा कि राज्यपाल का जो आदेश है वो ऐसा लगता है कि किसी परिस्थिति के दबाव में, कोई दबाव से प्रभावित हो रहा है, तो फिर ऐसे मामलों को न्यायालय उन पर सुनवाई कर सकता है, विचार कर सकता है, राज्यपाल के फैसलों को पलट भी सकता है। तो यानी सीधी सी बात है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। एक राष्ट्रपति से थोड़ी सी तुलना होती है राज्यपाल की शक्तियों की। देखो, एक तो मेन तो राष्ट्रपति क्या है कि केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति है, उसको दंड को क्षमा करता है, उसके प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकता है, यहां तक कि मृत्यु दंड की सजा को भी माफ कर सकता है। जबकि राज्यपाल का मामला राज्य विधि के तहत है, वहां पर केंद्रीय विधि के तहत है, यहां पर राज्य विधि के तहत किसी अपराधी ने को मान लो सजा मिली है और उस व्यक्ति को दंड मिला हुआ है, उसको क्षमा कर सकता है, परिहार कर सकता है, प्रविलंबन, विराम जो भी है ये कर सकता है। लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड की क्षमा नहीं कर सकता, एक तो ये है। हालांकि ध्यान रखना, राज्यपाल मृत्यु दंड को निलंबित कर सकता है, स्वरूप परिवर्तन कर सकता है, अवधि कम कर सकता है। तो मुख्य रूप से तो एक ये अंतर है। एक अंतर ये है, ये भी ध्यान रख लेना, कि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के तहत जो सजा मिली है किसी व्यक्ति को, उसकी सजा को भी माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। तो इतना सा अंतर है। ये अनुच्छेद 161 वाले को लिख लो, फिर लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, काफी टाइम हो गया है। हेडिंग डालो अनुच्छेद 161, इसमें सीधा ही लिखना शुरू करो। किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित विषयों पर किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए या सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को, सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, ब्रैकेट में लिख लेना पार्डन्स, PARDONS, कोमा, उसका प्रविलंबन के ब्रैकेट में लिख लेना रिप्रीव्स, REPRIEVES, विराम ब्रैकेट में लिखो रेस्पाइट्स, RESPITES, या परिहार रेमिशन, REMISSIONS, रेमिशंस करने की, अथवा दंडादेश में अथवा दंड आदेश में या दंडादेश में निलंबन के ब्रैकेट में सस्पेंड, SUSPEND, कोमा, परिहार रेमिट, REMIT, या लघुकरण ब्रैकेट में कम्यूट, COMMUTE, कम्यूट की सकती होगी। यह अनुच्छेद 161 में लिखा हुआ है। आगे लिखो, नोट डाल के लिखो, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है लेकिन राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। हालांकि राज्यपाल मृत्यु दंड को निलंबित कर सकता है, दंड का स्वरूप बदल सकता है, दंड की अवधि को कम कर सकता है। हालांकि अवधि को तो कम जब करेगा जब स्वरूप बदल जाएगा। नेक्स्ट, बाकी ये लघुकरण और इनके सब की परिभाषा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति वाले टॉपिक में वहां आपने पढ़ लिया है, आपके सिलेबस में है राष्ट्रपति। और अगर आप किसी और की तैयारी कर रहे हो तो राष्ट्रपति वाले टॉपिक से इनको लिख लेना अलग से, यहां पर टाइम खराब नहीं करेंगे। एक नोट डाल के लिखो, संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमा संबंधी याचिकाओं के निपटारे के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। और देखो, ये शेर सिंह बनाम और KM नानावती, नारायण दत्त तिवारी का मामला, तारा सिंह बनाम डायरेक्टर 1958 का मामला, और ये सारी चीजें हमने राष्ट्रपति में लिखवा दी है, अलग से लिखवाकर यहाँ आपके पन्ने भरने से कोई मतलब नहीं है। वहां पर आप एक बार उनको दोबारा से रिवीजन कर लेना। हाँ, आपको लगे कि यहाँ लिखना जरूरी तो वहां से ही उनको यहाँ लिख लेना, ये 8-10 लाइन छोड़ लेना यहाँ पर। आगे लिखो, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में न्यायालय कम से कम हस्तक्षेप करते हैं, अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र सीमित है।
परिभाषा से समझ जाना जो लाइन लिख रखी है, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन तो हो सकता है, बस सीमित है। अगली लाइन में लिखो, निम्न परिस्थितियों में राज्यपाल की शक्तियों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। देखो बहुत साधारण है साथियों, लेकिन केवल लाइनों को रटने का काम मत करना। अब जैसे मैंने लिखाया है कि भाई कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें राज्यपाल की शक्तियों में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, तो साथियों इसका मतलब ही न्यायिक पुनर्विलोकन है, इसका मतलब ही न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू यही है। भाई किसी मामले की जांच अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय कर सकता है, वही न्यायिक पुनर्विलोकन, सीधी सी बात है। भाई आपने कोई काम किया, उसकी जांच वो कर सकता है, तो वही तो न्यायिक समीक्षा है। वो हस्तक्षेप कर रहा है, वही तो। भाषा से कंफ्यूज मत होना कि यहां तो हस्तक्षेप लिखा है, वहां न्यायिक पुनर्विलोकन लिख दिया, वहां न्यायिक समीक्षा लिख दिया, वहां जुडिशियल रिव्यू लिखवा दिया। साथियों जिस दिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे, उस दिन कोई प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। तो चलो लिखो, निम्न परिस्थितियों में राज्यपाल की शक्तियों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। नंबर 1, जब राज्यपाल द्वारा विवेक अथवा मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया हो। नंबर 2, राज्यपाल का आदेश दुर्भावनापूर्ण हो, ब्रैकेट में लिख लेना मैलेफाइड, MALAFIDE, दुर्भावनापूर्ण हो। नंबर 3, राज्यपाल का आदेश बाहरी परिस्थितियों या दबाव से प्रभावित रहा हो। ये 3 ऐसे कारण हैं। एक नीचे लाइन में लिख लो, अतः उपरोक्त आधार पर राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। एक ही बात है। और देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना। मुझे याद नहीं है ये वहां पर लिखवाया था कि नहीं लिखवाया, यहां पर लिख लो। नंबर 1 डाल के लिखो, राष्ट्रपति केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकता है, यहां तक कि मृत्यु दंड की सजा को भी माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। जबकि राज्यपाल राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड की सजा को क्षमा नहीं कर सकता। हालांकि राज्यपाल मृत्यु दंड को निलंबित कर सकता है, दंड का स्वरूप बदल सकता है। नेक्स्ट नंबर 2, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को भी माफ कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है, जबकि राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।